नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड हम पढ़ रहे हैं लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस नाटक को पढ़ने से पूर्व हम नाटक की समीक्षा के दौर में हैं। पिछले वीडियो में हमने नाटक के दूसरे अंक के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम चलते हैं आगे। तीसरे अंक का आरंभ नंद के लिए सुंदरी की आकुल प्रतीक्षा के साथ होता है। कमल ताल के राजहंस उड़कर चले गए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब नंद सिर मुड़ाए हुए भिक्षु वेश में आते हैं तो सुंदरी थककर सो चुकी है। नंद कहते हैं, मैंने कहा था तुम्हारा विशेषक सूखने से पहले ही मैं लौट आऊँगा, परंतु नहीं आ सका। तुम पूछती तो मैं क्या उत्तर देता। और कुछ देर बाद वहीं पड़े हुए टूटे दर्पण के सामने रुककर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता है और कहता है, मेरे केश क्यों कटवा दिए, और कटवा ही दिए तो उससे क्या अंतर पड़ता है। अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल जाता, आंखें बदल जाती। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक जो सूख गया है उसका मुझे खेद है, उसे मैं अभी गीला कर देता हूँ। और जैसे ही नंद उंगली में लेप लेकर सुंदरी के माथे पर बिंदु बनाने लगता है, वह मुंडित आकृति को देखकर चीख उठती है। इससे पहले वाले अंक में हमने पढ़ा कि सुंदरी का सौंदर्य प्रसाधन करते हुए, उसका विशेषक बनाते हुए ही गौतम बुद्ध हैं वो उसके द्वार से खाली लौट जाते हैं। तो उनसे क्षमा याचना करने के लिए नंद उनके पीछे सुंदरी को ये कहकर जाते हैं कि तुम्हारा ये जो प्रसाधन है वो मैं बीच में छोड़कर जा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो सुंदरी नंद को कहती है कि ये मेरा जो विशेषक है ये आप ही आकर पूर्ण करेंगे, मैं किसी दासी से इसको समाप्त नहीं करवाऊंगी। और प्रतीक्षा करते करते सुंदरी को नींद आ जाती है, लेकिन सुंदरी को ये आशा कदापि नहीं होती कि नंद इस स्थिति में धर्म की दीक्षा ग्रहण करके अपना मुंडन करवा के, अपना केश लुंचन करवा के यहाँ लौटेंगे। तो अचानक जब उसके नंद के स्पर्श से सुंदरी की आंखें खुलती है और नंद का ये रूप देखती है तो उसके मुख से चीख निकलती है। नंद इस स्थिति में अपने को नितांत असहाय और अकेला पाता है। वह कहता है, मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। यानी मैं चौराहे पर खड़ा ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे हर व्यक्ति लीलना चाहता है, लेकिन मेरे पास बचने का कोई साधन नहीं। और वह इसी मानसिक यातना में सुंदरी से बिना मिले ही चला जाता है। राज्य कर्मचारी श्वेतांग सुंदरी को बताता है कि कुमार यह कहते हुए चले गए कि वे अपने केशों की खोज में जा रहे हैं। वे तथागत से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनके केशों का क्या किया। उनकी पत्नी को केशों की आवश्यकता है। यानी नंद यहाँ पर ये व्यंग कर रहे हैं कि जब मेरा हृदय वही है, तुम्हारे प्रति अनुराग वही है, तो सिर्फ मेरे केशों के पीछे पड़कर तुम मुझे अस्वीकार क्यों कर रही हो। इस पर सुंदरी वितृष्णा में कहती है, इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही तो इनको समझ में आता है। और नाटक का अंत शामांग के इस संवाद से होता है कि बस एक किरण, केवल एक किरण। यह अंक नाटकीय कथा को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और द्वंद्व को गहन कर देता है। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो नाटक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देती हैं और कथा के चरम बिंदु पर ही नाटक समाप्त हो जाता है। इसी क्लाइमैक्स पर यहाँ नाटक का अंत होता है, जब नंद बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अपने संबंधों और परिस्थितियों से लड़ते हुए टूटे और खंडित पात्रों की विषम स्मृतियां मन पर छा जाती हैं। जिस सुंदरी ने कहा था कि नारी का अपकर्षण पुरुष को गौतम बुद्ध बना देता है, वही सुंदरी नंद को भिक्षु वेश में देखकर अपनी इस भारी पराजय से विक्षुब्ध हो उठती है।
यानी सुंदरी जब नंद को इस रूप में देखती है तो उसे अपने सौंदर्य की हार यहाँ पर महसूस होती है, क्योंकि सुंदरी ने अपनी दासी से कहा था कि हर कोई गौतम बुद्ध नहीं बन सकता। एक स्त्री का जब आकर्षण समाप्त हो जाता है, उसका अपकर्षण ही किसी पुरुष को विरक्त कर सकता है, संसार से वैरागी बना सकता है। और नंद सुंदरी के इस गहरे विक्षोभ को नहीं समझता। वह अपनी पत्नी के संतोष के लिए अपने शोभा केश लाने चला जाता है। इसी अत्यंत विषम बिंदु पर नाटक समाप्त होता है। इस तरह से हमने तीन नाटक की जो तीनों अंक है उसकी समीक्षा को, उसके सार संक्षिप्त को यहाँ पढ़ा है, समझा है। लहरों के राजहंस आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया है। एक ही दृश्य में, एक ही सेट पर नाटकीय कथा घटित होती है, वही सुंदरी का कक्ष, और उसी सेट पर ये पूरा नाटक चलता है और 3 अंकों में इसको विभाजित किया गया है। एक ही स्थान पर नाटक की सभी घटनाएं दिखाकर नाटककार ने स्थान अन्विति का पूरा पालन किया है। यानी उस कमरे में जो सुंदरी का कमरा है उस कक्ष को दिखाकर और यहाँ पर नाटक को बिल्कुल प्रासंगिक बनाया गया है। शामांग प्रसंग नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होकर भी दर्शक की रुचि और नाटक के सहज प्रभाव में बाधक बनता है। इसका कारण यह है कि शामांग की चरित्रगत अवधारणा और उसके कार्यों और कथनों के मंतव्य से स्पष्ट नहीं है, और ऐसा लगता है कि इस संबंध में नाटककार दुविधाग्रस्त है। आरंभ में लगता है कि शामांग और अलका का अत्यंत सहज, कोमल और मौन पारस्परिक आकर्षण सुंदरी और नंद के उद्दाम और मुखर और कामासक्त प्रेम का ही एक प्रतिरूप है। इस प्रकार यह प्रसंग एक निश्चित नाटकीय प्रयोजन की सिद्धि की ओर चेष्टा करता है, और फिर बाद में यही शामांग नंद के अस्थिर द्वंद्व जर्जर मन का एक प्रतिरूप बन जाता है, और ज्वर प्रलाप में जैसे नंद का ही एक अनिश्चित विभ्रम और अकुलाहट भरे ध्वनि को ध्वनित करता है। जब वह कमलताल में दिखाई देने वाली छाया से डरता है, तब जैसे मानो नंद ही बुद्ध की छाया से डर रहा हो। दूसरे अंक के प्रारंभ में एक स्वर शामांग का नेपथ्य से उभरता है, और उधर नंद अपने मन की उद्विग्नता के कारण रात गए तक जाग रहा है। ये दोनों स्वर एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ शामांग का प्रलाप जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है, और दूसरी तरफ नंद के मन का जो द्वंद्व है, नंद की जो व्याकुलता है, वो भी रात्रि में शामांग के स्वर से टकराती है। ये दोनों एक दूसरे के स्वर से टकराते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, और तब ऐसा लगता है जैसे कि नंद ही रंगमंच पर अनिद्रा में अशांत बैठा है और नंद ही नेपथ्य से प्रलाप कर रहा है। प्रलाप का अर्थ होता है कि बिना सोचे समझे, जिस तरह से एक पागल बड़बड़ाता है उसी तरह से अनर्गल बोलना। कोई स्वर नहीं है, कोई किरण नहीं है, एक छाया है, अंधेरे कूप में भटकती हुई छाया। इस तरह से मोहन राकेश ने अपने पहले नाटक आषाढ़ का एक दिन में कोई 3 दशकों के बाद नाटक में फिर से उसी काव्य तत्व और साहित्यिक गुणों को प्रतिष्ठित किया, जिनको प्रसाद के बाद यथार्थवादी नाट्य परंपरा ने नाटक से निर्वासित कर दिया था। अर्थात प्रसाद जी के बाद इस तरह के नाटक लिखने वाले नाटककारों में मोहन राकेश का महत्वपूर्ण स्थान है। आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है, वह भी कई स्थानों और कई प्रदर्शन शैलियों में रंगमंच पर सफलता के साथ खेला गया। आशा है कि लहरों का राजहंस भी इसी नाट्य परंपरा में स्वीकार किया जाएगा और किया गया है, और रंगशालाओं में पाठकों और दर्शकों को अत्यंत रस प्रदान करता रहा है। नाटक के संवाद छोटे छोटे, सुघड़ और काव्यपूर्ण लिखे गए हैं, और इस तरह से यथार्थवादी नाटक होते हुए भी नाट्य परंपरा को समृद्ध बनाने में इस नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में नाटक के प्रथम अंक से इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।